नमस्कार सभी को। आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। जैसे कि आप सबको पता है 2 दिन से है जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ही नहीं बड़े-बड़े चैनल पे आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने है जो कास्ट सेंसस का जो है वो निर्णय ले लिया है। मतलब कि जातिगत जनगणना है जो वो भारत के अंदर होगी और आज़ाद भारत के अंदर है जो पहली बार है जो ये जातिगत जनगणना हो रही है। आखिर होती क्या है जातिगत जनगणना? क्या इसके जो पैमाने होते हैं और क्यों है जो विपक्ष इसको बार-बार है जो बोल रहा था कि जातिगत जनगणना करवानी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है जो जातिगत जनगणना होती क्या है, इस मुद्दे पे हमारे साथ सुरेश हैं, जो ज्ञान विज्ञान समिति इससे जुड़े हुए हैं और अलग-अलग मुद्दों पर है जो अपनी राय रखते भी हैं। तो फ्रेम में पर्सनैलिटी जो हमारे साथ हैं इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार, जी, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का स्वागत सर जैसे कि अब चला हुआ है, कल से है जो वर्डिंग्स आई है भाजपा सरकार ने कह दिया कि कास्ट की है जो जनगणना मतलब जातिगत जनगणना वो होगी। तो जातिगत जनगणना एक्चुअल है क्या ये? ये थोड़ा-सा बताएँगे हमारे दर्शकों को? है। असल में देश की जो सरकार है, कोई भी सरकार है, उस सरकार की ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता, ना कोई इलाका होता, वो देश के हर नागरिक के लिए होती है, एक बात। और सरकार को देश के हर नागरिक तक सुविधाएँ पहुँचानी होती हैं हुँ, और उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए सरकार अलग-अलग माध्यम अपनाती है। हम जानते हैं कि 3 बेसिक माध्यम हैं, जो जनता को सरकारों के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका है, हुँ, कार्यपालिका है हुँ, और विधायिका है। हुँ, ये तीनों संस्थाएँ मिलकर जनता को न्याय और उसकी ज़रूरतों के हिसाब से सुविधाएँ पहुँचाने का रोल अदा करती हैं। उसी स्थिति में संविधान के अंदर सामाजिक न्याय का पक्ष ठोस रूप में दर्ज है और उसमें ये कहा गया है कि हर नागरिक को तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो पानी जैसी सुविधाएँ हुँ। उसको मिलेंगी और वो देने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएँ लेकर के आती है। उन योजनाओं का लाभ एक्चुअल व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए सरकार के पास आंकड़े होना बहुत ज़रूरी है और वो आंकड़े बिना जनगणना के, बिना गिनती के आप नहीं जुटा सकते। देश में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, ये आंकड़े असल रूप में सरकार के पास अधिकृत तौर पे विश्वसनीय आंकड़े होने चाहिए और उन आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया को हम जातीय जनगणना का नाम दे सकते हैं। हालाँकि सरकारों के द्वारा हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है, जो आम जनगणना है, उस जनगणना में संबंधित व्यक्ति का या संबंधित लोगों की जातियाँ अभी तक दर्ज नहीं की जाती थी, केवल एससी, बीसी या जनरल इस रूप में दर्ज की जाती थी। पहली बार गुलाम भारत में अंग्रेजों के द्वारा 1931 में जातीय जनगणना करवाई गई। पहली बार जो पहली बार 1931 31 में में हुई थी जनगणना, 1931 नहीं, जनगणना तो बहुत पहले से हो रही है। जातीय जनगणना जातीय जनगणना। अंग्रेजों के द्वारा 1931 में करवाई गई थी, ये जानने के लिए कि देश के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या स्थितियाँ हैं और उस दौर में इसलिए भी करवाई गई थी कि उस टाइम में अंबेडकर जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग इन मुद्दों को उठा रहे थे कि देश के अंदर दलितों की स्थिति, जिनको शूद्र भी कहा गया, वो बहुत खराब है और उसको जानने के लिए उस आंकड़े का होना भी ज़रूरी है। तो ये पहली बार करवाई, उसके बाद आज़ाद भारत में वर्तमान सरकार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन घोषणा के लिए कोई समयबद्ध तिथि नहीं दी है। सर जैसे कि आज़ाद भारत की हम बात कर रहे हैं और पहली बार है जो ये होने जा रही है क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने कह दिया कि हम करवाएँगे। तो पहले भी कभी है जो इन मुद्दों पर है जो विपक्ष या पक्ष ने कभी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाई है? कोई ऐसा रहे हैं जिन्होंने इन मुद्दे पे बात की है? असल में जातिगत जनगणना कोई पहली बार नहीं, इस सवाल को पहली बार नहीं उठाया जा रहा। पहले बहुत लोगों ने, बहुत राज्यों में, दक्षिण भारत के तमाम राज्यों के अंदर जातिगत जनगणना का सवाल हमेशा प्रमुखता से रहा है। वहाँ के समाज सुधार आंदोलन ने इसको उठाया है और अगर हम राजनेताओं की बात करें, हुँ, तो बिहार के नेताओं ने, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने, तमिलनाडु के नेताओं ने, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने, केरल के नेताओं ने, जो किसी भी पार्टी के रहे हों, उन तमाम लोगों ने इसको उठाया है और अभी भी जस्ट भी अगर हम देखें कुछ महीने पहले 2 राज्यों ने तो जनगणना करवाई भी है। बिहार ने हुँ, और हुँ। तेलंगाना ने जनगणना करवाई है, लेकिन दोनों की जनगणना करवाने के पैमाने अलग-अलग हैं।
बिहार की जनगणना के पैमाने अलग हैं, जो ज़्यादा राहतजनक नहीं हैं। तेलंगाना की सरकार के द्वारा करवाई गई जनगणना ज़्यादा राहतजनक है, वो ज़्यादा वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके अंदर मंशा ये है कि असल में ज़रूरतमंदों को लाभ देने हैं। और आप जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो एक बात कहते थे, वो बात ये थी कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सबसे आखिरी उस पे जगह पे बैठे व्यक्ति को मिलना चाहिए। वो आखिरी व्यक्ति को मिले, सेंसिज इस नजर से होना चाहिए ताकि वो आखिरी व्यक्ति इसका लाभ उठा पाए, अन्यथा तो आज तक आखिरी व्यक्ति को वो बेनिफिट नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस सरकार ने की हो, इस सरकार ये सरकार के लोग जो विपक्ष में थे, ये भी इस मांग को उठाते रहे विपक्ष में होने के बाद। और भाजपा के लोग हाँ, जब भाजपा के लोग भी पहले उठाते रहे हैं जब ये विपक्ष थे, जहां इनकी जरूरत के हिसाब से, और दूसरी राजनीतिक दलों के लोग भी उठाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल राहुल गांधी उठा रहे हैं इसलिए आ गया, नहीं, ये बाकायदा एक कारण है ठोस रूप में। और अभी जो जो आगे चुनाव बढ़ रहे हैं, उन चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी इसको अपने पक्ष में बुलाने के लिए भी प्रयोग करना चाहती है, इसलिए पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहा है। हम उस दावे उसके ऊपर नहीं कुछ भी कहना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता, कि समाज के सबसे आखिरी छोर पे बैठे वंचित व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। नजरिया इस तरह का हो, जनगणना में आंकड़े इस तरीके से जुटाए जाएं, केवल जाति जुटाने से बात बनने वाली नहीं है। जाति के साथ साथ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक हालात, उसका रहन सहन, उसका खान पान और उसकी वर्तमान जो दयनीय हालात है, उसका रोजगार, वो सारे संज्ञान में लिए जाने चाहिए। इस पे बात हम करेंगे, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि अभी बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 में, और यूपी में इलेक्शन 27 में इलेक्शन होने जा रहा है, तो बहुत सी जो आवाजें, एक धड़ा है वो भी ये बात कह रहा है कि ये ओबीसी वोट बैंक को पाने के लिए है, जो भाजपा का ने है जो कास्ट सेंसस करवानी, जातिगत जनगणना करवाने की है, जो ये कहा है। और इसको लेकर राहुल गांधी हो गए हैं, तेजस्वी यादव जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए हैं, तो तमाम जो ओपोजिशन है वो क्रेडिट जो इसका ले रहे हैं कि इसकी जो हमने आवाज उठाई है। तो ये मैं सर की उन बात पे कह रहा हूँ कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ऐसी चीजें चल रही है। तो सर जिस तरह से ये कास्ट की जो जातिगत जनगणना होगी, तो इसमें सर जैसे एक नारा मैंने काफी बार सुना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। ये भी उसी का हिस्सा है, इसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। जातिगत जनगणना, फिर उसको लाभ पहुँचाना है, भई किस तबके को कितना लाभ मिला है, किसको कितनी नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। इस पे भी क्या कुछ आपका कंसेंट रहेगा सर? हाँ, देखो, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ जो आप एक नारे के तौर पे कह रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश भर में हज़ारों जातियों के लोग हैं। क्या उन हज़ारों जातियों के लोगों को रोज़गार में, खान-पान में, आवास में, सामाजिक न्याय में तमाम तरह की बराबरी है? अगर नहीं है तो इसलिए नहीं है कि सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आंकड़े अगर उपलब्ध होंगे, अभी तक मोटी फीचर हम ये जानते हैं कि दलित आबादी यानी कि अनुसूचित जाति 20% है, बैकवर्ड क्लास 27% है। मोटा आंकड़ा ये हमारे बीच में रखा जाता है। ये अनुमानित आंकड़ा है। बिहार और तेलंगाना में जो आंकड़े आए हैं, वो बड़े आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इस रूप में है कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन दोनों की मिला के तो 47% बन गई। लेकिन वो आंकड़े बताते हैं जो अभी तक की सूचनाएँ हैं, उन सूचनाओं के आधार पर लगभग 80% लोग अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। जबकि आरक्षण का लाभ अभी तक भी जो अनुमानित है, वो केवल 50% की दीवार खड़ी कर दी गई है, 50% का बैरियर है। अगर जातिगत आंकड़े आएंगे तो आपके सामने एक तस्वीर होगी कि वास्तव में आरक्षण का लाभ कैसे देना है। अब वो 50% में रोक दिया आपने 80% को, और बाकी के 50 में आप 20% को दे रहे हैं। इसीलिए आज तक अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों के अंदर उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जितनी उनकी प्रतिशत भागीदारी भी थी, उनकी संख्या भी थी। संख्या उनकी 20%, आप मोटा आंकड़ा यही मान लीजिए। हालांकि हमारा पड़ोसी पंजाब है जिसमें सबसे ज्यादा 25% आबादी एससी की है। बाकी राज्यों में, हमारा हरियाणा में भी 19.2 या 4%, लगभग 20% हरियाणा की आबादी है। हर 5वां व्यक्ति
अनुसूचित जाति से है, लेकिन नौकरियों की गणना करोगे तो हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जाति से नहीं है। मतलब आप देखोगे क्लास 1 की नौकरी के अंदर तो आप पांचवा तो छोड़ो, शायद 50वां मिले आपको, क्लास 1 की नौकरी में कह रहा हूं मैं। सेकंड में वह संख्या थोड़ी और ठीक हो सकती है, थर्ड में थोड़ी और ठीक हो सकता है, फोर में, लेकिन फोर में भी अभी तक का जो आंकड़ा है, जो लेटेस्ट आंकड़ा भी 14.5-15% से ज्यादा कभी नहीं रहा। यानी कि 20% जो होना चाहिए था वो 14.5 पे क्लास 4 का है, जहां कोई दूसरा नौकरी नहीं करना चाहता। सफाई का काम को दलित के अलावा कोई दूसरा नहीं करना चाहता। कोई अन्य जाति का, चाहे बैकवर्ड का है, चाहे दलितों के अंदर भी जो साधन संपन्न हो गया, वो भी सफाई का काम नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक की स्थिति ये है कि आपके सामने आंकड़ों को देखेंगे तो 14.5-15% से ज्यादा तो क्लास 4 में भी भर्ती नहीं हुई है। क्लास 3 में आओगे तो 10-12% का रहा है, और अगर 2 में आओगे तो 7-8% का रहा है, और क्लास 1 की पोस्ट पाओगे तो 2.5 से 3% अभी तक नौकरी रही, यानी कि 17-18% लोगों को अवसर मिले ही नहीं जो मिलने चाहिए थे। इसलिए हम अपनी संस्था हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से भी और दलित अधिकार मंच में भी हम काम करते हैं। हम इस सरकार के सामने ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इस जनगणना को इस आधार पर करवाया जाना चाहिए कि वास्तव में जिसकी जितनी आबादी है, जिस जाति की जितनी आबादी है, उसको उतना प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिले, वो सुनिश्चित हो, उतना प्रतिशत सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित हो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक पहलू है, जिसके ऊपर इस जनगणना के बाद भी खतरा भी पैदा हो सकता है, और जो आज भी बना हुआ है, सामाजिक न्याय का सवाल अभी संविधान में दर्ज होने के बावजूद भी अभी बहुत बौना है। प्रैक्टिकल सामाजिक न्याय का लाभ नहीं मिलता। आज ही मैं कोई सोशल मीडिया पर खबर पढ़ रहा था, फरीदाबाद का एक एसडीओ है जो अनुसूचित जाति से था। एक मंत्री महोदय आते हैं, और जब उसको पता चलता है कि ये एसडीओ एससी कैटेगरी से है, तो उसने उसको सीधे माँ बहन की गालियां दी। ऐसा सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था। तो अधिकारियों के साथ जब अभी भी ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या होगा आने वाले समय में, अगर सामाजिक न्याय का पक्ष मजबूत नहीं किया गया, सामाजिक बराबरी का आधार लोगों को नहीं मिला तो। इसलिए इसमें मांग करते हैं कि मिलना चाहिए। सर, जिस तरह से जातिगत जनगणना होगी, इस हिसाब से सामाजिक तौर पे आपने बात की है, तो आरक्षण का भी है जो दायरा बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा। दूसरी बात सर, कि जिस तरह से आरक्षण का जो दायरा बढ़ेगा, और अभी की जो फिलहाल मौजूदा स्थिति यही है कि आरक्षण को लेकर बहुत सी है जो अनर्गल बातें हैं जो की जाती है। तो ये सामाजिक ताना-बाना जो अभी ऐसा है 49% आरक्षण पर, तो जिस तरह से आपने कहा है कि जिसकी जितने जो हिस्सेदारी होगी उसको उस हिसाब से है जो मतलब बात वही है कि ना, आरक्षण देकर उसको है जो सुनिश्चित किया जाए। तो सामाजिक ताना-बाना फिर और खतरनाक हो जाएगा इससे तो। यही एक पक्ष है। खतरनाक तो आज भी उतना ही है, लेकिन यो खतरनाक ताना बाना कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि मेरी संख्या इतनी है और मेरी भागीदारी इतनी है, मैं 20% हूँ और मेरी भागीदारी 5% है, तो मैं सभी को संगठित करके ये कोशिश करूंगा कि मेरी भागीदारी 20% हो। मैं एक हरियाणा का उदाहरण देता हूँ, मोटा उदाहरण। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में 20% के आधार पर 20% आबादी है हाँ। अनुसूचित जाति की, 20% आबादी के आधार पर 18 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए, लेकिन है 17। 17 एक की तो आड़े भी गड़बड़ कर रखी है। यानी कि सत्ता पे बैठे जो लोग हैं वो गड़बड़ कैसे करते हैं, वो चीज को घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वो 18 क्यों नहीं हुई। 18 नहीं हुई तो हर सरकार की गड़बड़ी है उसमें। हर सरकार, चाहे कोई भी रही हो आज तक आजादी के बाद या हरियाणा बनने के बाद भी, मतलब हर सरकार ने इस मामले में कोताही बरती है। इसलिए जो विधानसभा जैसी सीट पर ये गड़बड़ी की जा सकती है, तो नौकरियों में तो और ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन इससे दूसरी बात भी होगी कि तमाम जातियां अपने आप को यूं महसूस करेंगी कि जब हमारी इतनी प्रतिशत संख्या है, तो हम संख्या के आधार पर ये बेनिफिट लेने के लिए वो संगठित भी होगी और संघर्ष भी करेगी, और सरकार की भी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ दे और इस तरह की स्थिति पैदा न होने दे। ये तमाम सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। सर, तो जातिगत जनगणना के हिसाब से फिर हमारा जो राजनीतिक जो दायरा वो भी बढ़ जाएगा। स्वाभाविक बात है, वो स्वाभाविक बात है कि आप अपनी भागीदारी की बात करेंगे। जैसे जिस नारे की आप बात कर रहे हैं,
वो नारा यही तो कहता है कि हम राजनीतिक भागीदारी में बराबरी हो, सामाजिक भागीदारी में बराबरी हो, आर्थिक भागीदारी की बराबरी हो, तो ये मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे, आप खुद मीडिया से हैं, मेरा दावा यूँ है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी नाम मात्र है। आपको बराबरी का 20% का तो कल्पना भी नहीं कर सकते आज की डेट में। वो आपने ज़्यादा आंकड़ा 0.05% है। बेरा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ, आपके पूरे देश में पेट्रोल पंपों की संख्या गिन लीजिए और फिर उसमें देख लीजिए कितने अनुसूचित जाति के लोगों के पेट्रोल पंप मिल जाएँगे। आप फैक्ट्रियों की गिनती कर लीजिए, वो इसलिए नहीं है कि आंकड़े सही-सही मायने में उपलब्ध नहीं है। उल्टा हो तो ये गया कि जो कमज़ोर तबके हैं, उनको भी अलग-अलग रूप में बाँट दिया गया और हरियाणा में तो उसको बाँटा हुआ हमने देखा है, कुछ दिन पहले बाँटा है और रोज़गार का लालच दिखा के बाँटा है, रोज़गार तो नहीं मिला, ना मिलने की भी गुंजाइश लगती है इस तरह की स्थिति में। तो सर मेरा, क्योंकि इस मुद्दे पे हम चाहे 10 घंटे बात कर ले तो वो भी बहुत कम होंगे, है ना? बिल्कुल। तो इस मुद्दे पे मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा इसमें, कि अभी तक फिर इस पे जो एक्शन क्यों नहीं हुआ था? अभी तक है जो क्यों नहीं है जनगणना की गई? और अब क्यों है जो भाजपा सरकार ने है जो ये जनगणना का है जो निर्णय लिया है? पहला तो मेरा ये, अभी तक क्यों नहीं हुई थी सर? हुँ। देखिए, इसका जवाब तो सही रूप में तो अपने-अपने दौर की सरकारों को देना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं सरकार के इस निर्णय का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस फैसले को समयबद्ध तरीके से, समय की भी माँग की जा रही है, क्योंकि पहले ही जनगणना लेट है। जी, जी। ये 21 में होनी चाहिए थी, हुँ, लेकिन 21 में नहीं हुई, चलो देर आए दुरुस्त आए, कुछ परिस्थितियाँ रही हैं, सरकार हुँ। ने भी उसके हिसाब से किया होगा। सरकार से हमारी ये माँग रहेगी कि इसको त्वरित गति से इस जनगणना के साथ ही समयबद्ध तरीके और से, ट्रांसपेरेंसी भी होनी बिल्कुल चाहिए। पारदर्शिता के साथ हुँ। इसमें करवाना चाहिए और इस नज़र से सवाल फ्रेम करने चाहिए कि हर व्यक्ति को इसका लाभ दिखाई भी देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए दिखना भी। और वो प्रैक्टिकल में अगर दिखेगा, तो हम मानेंगे कि इस सरकार ने सही नीयत से लोगों के पक्ष में फैसला लिया है और कोई भी, चाहे विपक्षी लोग श्रेय ले लें, चाहे पक्ष वाले ले लो श्रेय जिसने भी लेना अभी है। तो होड़ मची है हाँ, सर। लेना चाहिए जिसने भी लेना है। हमें उस पे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन हम यूँ कहा कि वास्तव में जिस जो ज़रूरतमंद है, उस ज़रूरतमंद को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। इस बात की हम पूरी तरह से पैरवी करना चाहेंगे, पक्षधरता करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष और सुरेश ग्रोवर जी। तमाम है जो सामाजिक मुद्दों पर है जो अपनी है जो आवाज़ को है जो जनता की आवाज़ को है जो बुलंद करते हैं। तो आप इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर है जो रखिएगा। और मैं यहाँ पर एक बात बीच में रखना चाहूँगा कि अभी तक ये है जो कन्फर्म नहीं हो पाया कि ये शायद ओबीसी और की है जो जनगणना हो नहीं, रही है और सभी की। सभी की जनगणना की होनी बात कही अगर गई है। नहीं है तो भी होनी भी सबकी चाहिए, चाहिए। सबकी होनी क्योंकि चाहिए। मेरे अभी तक मेरे सामने यही मैं है एक कि छोटा ओबीसी का ही इसको लेकर मैं कहा एक गया है। छोटा-सा इसमें कह रहा हूँ, सवाल ओबीसी का नहीं है, तमाम जातियों की जनगणना होनी चाहिए हुँ, और जब तमाम जातियों की जनगणना होगी, तो तब असलियत बातों का पता चलेगा कि वास्तव में आपने बेनिफिट कितने दिए और कितने दिए जाने बनते थे। और इसमें भी अभी तक की सरकार की घोषणा में ये लगता है कि वो तमाम जातियों की जनगणना करेगी। आज का अखबार में भी आई हुई है इसी हुँ, तरह की अखबारों के अंदर कि 4000 से ज़्यादा जातियों को सूचीबद्ध सरकार ने किया है हुँ। या करने का प्रयास है। हम यूँ कहें कि जितनी भी, चाहे वो आदिवासी भी हैं, हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ, 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 आदिवासी हुँ। लोग भी हैं, एससी और एसटी जिसको कहते जी, हैं जी, जी। और बैकवर्ड भी है, क्योंकि सामाजिक न्याय की ज़रूरत इनको ही है सबसे ज़्यादा। अन्य लोगों को आर्थिक न्याय की ज़रूरत हो सकती है, सामाजिक न्याय की नहीं। लेकिन जी, जी, जी। इन तबकों को तो सामाजिक न्याय की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज तक उनको नहीं मिला है, वो मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार से थे और केंद्र में मंत्री भी रही है। बिल्कुल। और उन्होंने भी है जो जब भाजपा नहीं होती थी, जब जनसंघ होता था, तो भाजपा और मतलब जब जनसंघ था, इन्होंने मिलकर है जो इस मुद्दे पर है जो सहमति भी जताई थी। ये भी एक इसका हिस्सा रहा है। और अब जो अलग-अलग जो ऑपोजिशन पार्टी है, अब इसको क्रेडिट लेने के होड़ में है जो लगी हुई है कि ये हमारा मुद्दा था, ये था। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है, उस तक है जो ये जो सुविधाएँ हैं, उसका सामाजिक जो उद्धार है, वो ब्यूरोक्रेसी जो उस तक पहुँचनी चाहिए है। तो
मतलब बात ये है कि जैसे किसी भी कास्ट की लगा लो भाई इनकी हिस्सेदारी इतनी है और उनको नौकरी इतनी नहीं दी गई है। तो ये सब है जो इन चीज़ों में होगा और ये कब तक होगा ये सुनिश्चित करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है कि एक डेट होनी चाहिए भी क जब तक है जो ये कास्ट सेंसस कर लिया जाएगा। तो देखते हैं इस कड़ी में क्या कुछ रहेगा, जो भी रहेगा हम आपको है जो बताते रहेंगे। 2 बात और साथ में जोड़ जी, देता जी। हूँ चलते-चलते। मतलब एक तो ये है कि अनुमानित आधार पे एक आंकड़ा आपको समझ में आ सकता है कि पंचायतों के अंदर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दी गई। हाँ, अब की बार दी गई है। हम नहीं वो मतलब जब से पंचायती राज लागू हुआ हुँ। है, तब से तो देखिए पंच हम सरपंच देखा अब रहे हाँ, हैं, हाँ। अब की बार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 1994 में जब पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, हुँ, उसके बाद से महिलाओं को प्रॉपर तरीके से पंचायतों में पंच सरपंच बनने का, ब्लॉक समिति, जिला परिषद सदस्य बनने का अवसर मिला। लेकिन वो तमाम अनुमानित आधारित था। अगर प्रैक्टिकली हुँ, हुँ। मतलब किस जगह एससी महिला होगी, किस जगह बीसी महिला होगी, ये चीज़ें उस तरीके से संज्ञान में नहीं ली गई। अगर जनगणना हमारे पास होती, हुँ, तो वो प्रैक्टिकली वो आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता था, एक बात। दूसरी बात जो मैं इसमें विशेष तौर पे जो कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मतलब ये जो बजट हुँ। एलोकेट होते हैं, जी, जैसे जी। मनरेगा का बजट हाँ, है, हाँ, वो हाँ। मज़दूरों के लिए होता है। अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए बहुत सारे वज़ीफ़े मिलते हैं। वो एलोकेट जो बजट होता है, वो वर्तमान सरकार द्वारा और इससे पहले की सरकारों द्वारा भी लगातार घटाया गया है। अगर हमारे पास सही-सही आंकड़े हों, तो हम दावा कर सकते हैं कि इस काम के ऊपर इतना बजट खर्च होगा, इतना बजट एलोकेट किया जाए। कोई भी सरकार, वर्तमान हो चाहे कोई अन्य, वो ये गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, अगर हमारे पास समुचित रूप में पता हो कि भई एक व्यक्ति के ऊपर इतना खर्च होना है, तो इतना बजट चाहिए। वो उतना बजट एलोकेट करना उसकी मजबूरी होगी और जनता भी उसकी माँग करेगी। इसलिए बजट वगैरह भी जो बनेंगे, बजट वगैरह भी जो आएँगे, वो इसी प्रक्रिया में आएँगे। तो मोटी-सी बात सर की जो मैं कहना चाहूँगा, मेरे हिस्से में 4 रोटी और मुझे 2 रोटी मिली है। मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे हिस्से में 4 रोटी आनी थी, लेकिन 2 रोटी मिली है। तो उसके लिए मैं आवाज़ तो उठा पाऊँगा, मैं क्वेश्चन तो कर पाऊँगा, उसके लिए मैं संघर्ष तो कर पाऊँगा। भई मेरे हिस्से में 4 रोटी थी तो मेरे को 2 ही क्यों दी गई है? तो मोटी-मोटी सी बात उदाहरण यही है और तमाम जो बातें आपने देखी है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस मुद्दे से जुड़ी जितनी भी है तमाम जो कवरेज होगी, जो भी इस कड़ी में जो और भी अपडेट होगी, हम आपको हमारे हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से देते रहेंगे। तस्वीरों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।